नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बहुत ही प्रिय मनीष चौधरी जी, डीप डाउन एनालिसिस के ओनर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ए डेटा साइंटिस्ट एंड एआई एक्सपर्ट। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में आ रहा है यूनुस जी बड़ी जल्दी रेजिग्नेशन देने वाले हैं या रिजाइन कर चुके हैं। शायद उस बात को दबा कर रखा गया है इससे पहले कि बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीम इन किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को, द आर्मी को एकदम फॉल इन लाइन या स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, उससे रिलेटेड उनकी रेजिग्नेशन की न्यूज़ को शायद दबाया जा रहा है। अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट रेजिग्नेशन की बात फुल फ्लेजेड ऑन है इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया में। मनीषा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बांग्लादेश पिछले एक साल से काफ़ी वो बॉइलिंग स्टेट में रहा है, पर्टिकुलरली जो इंडिया का अगर कंसर्न्स देखें। और मैं आपके ही शो में, मुझे लगता है ये मैं जनवरी के अराउंड वो शो कर रहा था, जब मैंने कहा था कि आप मई खत्म होते होते तक आपको बांग्लादेश में एक वहाँ पे फिर से तख्ता पलट देखने को मिलेगा, और उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला यहाँ पर कि ये जो अलायंस फॉर्म हुआ था, जो अभी रूल कर रहे हैं, जिसमें चीफ एडवाइजर के रोल में मोहम्मद यूनुस है, वो अलायंस ऐसा था कि वहां पर सबका इंटरेस्ट था, क्योंकि शेख हसीना वहां पे पिछले शायद 15 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, पावर में थी। और तो उनके जो अपोजिशन में पार्टीज थी, चाहे वो बीएनपी हो जो खालिद जिया की पार्टी है, चाहे वहाँ का आर्मी हो, क्योंकि इनका ओरिजिन स्टेट पाकिस्तान है, तो हमेशा आर्मी का एक इंटरेस्ट बना रहता है पावर में जब बहुत ज्यादा, या फिर वो जो प्रेशर ग्रुप्स जो बाहर से बैठे हुए थे, जिसके मुखिया बन गए मोहम्मद यूनिस, वो जो आई गेस वो पार्टी है उनका, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जो पार्टी निकली थी वो। तो इस तीनों का एक था कि मतलब इन सब का मिलकर के कि शेख हसीना को हटाना है, और हटाने का इन्हें मौका दे दिया गहरा राज्य ने, जब उसे सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया गया शेख हसीना के द्वारा, जो कि अभी सुनने में आ रहा है कि वहां पे अभी मिल गया है यूएस को, और वो वहां प्रैक्टिसेस भी चालू कर चुके हैं। ये मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, सितंबर तक आते आते ये तख्ता पलट सब कुछ हो चुका था, मोहम्मद यूनुस पावर में आ चुके थे। उसके बाद एक और चीज होता है, वो ये होता है कि वहां पे इलेक्शन कब होगा ये डिक्लेयर ही नहीं हो रहा है। वहां पे मोहम्मद यूनुस कहता है कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, मैं इलेक्शन अभी होगा तभी होगा, मैं पहले रिफॉर्म्स लाऊंगा फिर इलेक्शन होगा। इसमें धैर्य जवाब देना चालू हो जाता है। और ये प्रोटेस्ट हम लोग कुछ दिन पहले भी, गायत्री जी, एक शो किए थे, मुझे लगता है शायद 2 महीना पहले, जब हमने ये कहा था कि वहां पे ऑलरेडी अंदर से आवाज आनी चालू हो चुकी है। इलेक्शन कब होगा, पहले कहा गया 2024 के अंत में होगा, फिर आया नहीं 2025 के अंत में होगा। और अभी ये है कि वहां जो उनके आर्मी के जो चीफ हैं, आई गेस जनरल जमान उनका नाम है, वो एक जगह पे स्टेटमेंट दे चुके हैं कि यहाँ पर इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाओ, अदरवाइज आर्मी को यहाँ का जो सत्ता जो है वो अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का एक और स्टेटमेंट कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, अगर आप किसी सत्ता के शीर्ष में बैठ करके ये स्टेटमेंट देते हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि आपके हाथ से बागडोर कमान जो है, वो कंट्रोल जो है वो निकल चुका है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। अभी तक मोहम्मद यूनुस का अचीवमेंट क्या रहा, आप ये देखिए, मोहम्मद यूनुस का कोई अचीवमेंट नहीं रहा। सिर्फ एक और सबसे बड़ा अचीवमेंट है वहां पे हिंदुओं का, और जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, उसका प्रोसिक्यूशन, जो वहां पे मेजोरिटी जो है मुस्लिमों ने जिस तरीके से किया है और जिस लेवल पे किया है, सिर्फ और सिर्फ वही एक मोहम्मद यूनुस का अचीवमेंट है। दूसरा अचीवमेंट पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान का आईएसआई का साठगांठ इसमें बढ़ाना, बांग्लादेश के पूरे सेटअप में उसको इंक्रीज किया। और तीसरा, चाइना के साथ फिर से, जिस चाइना को संभव शेख हसीना धकेल रही थी, और संभव बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक, मुझे लगता है कि वो हॉटस्पॉट बन रहा था एक साउथ एशिया में, जो माइनर इकोनॉमीज है, बांग्लादेश वन ऑफ द राइजिंग इकोनॉमीज में से था, उससे बांग्लादेश को फिर से 5 7 साल 8 साल पीछे एक नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट ने धकेल दिया है। और जब आप एक ये चीज, आपको कुछ दिनों तक अच्छा लगेगा कि अरे सब एकदम, मैं सारे जगह पे लाइमलाइट में हूँ, सारा जगह पे मैं पॉपुलर हूँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब उन्हीं लोगों के हाथ से नौकरी जाना चालू होगा, जब उन्हीं के पास खाने के लिए जो है वो लाले पड़ने लगेंगे, तो वही आपके ही अगेंस्ट सबसे पहले वो जो पावर होता है उसी के अगेंस्ट स्ट्रगल चालू होता है। ये चीज शायद मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में भूल गए कि ये वहां भी होने वाला है। अब और जिसके साथ आप बैठे हुए थे, वो भी ऐसा नहीं है कि आपके सहयोगी हैं, वो भी वल्चर मोड में ही वहां पे बैठे हुए थे कि जैसे ही एक बार शेख हसीना को हटाया जाए,
उसके बाद कूद पड़ेंगे। लेकिन जब वहां पे खालिद जिया की पार्टी देखती है कि इलेक्शन नहीं होने वाला है, उसके बाद वहां पर वो जो स्टूडेंट यूनियन है वो देखता है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सब धीरे धीरे पीछे हटेंगे। और यूनुस का कोई जमीन पे, यूनुस का कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टेड लीडर नहीं है, क्योंकि जनरल जमान का स्टेटमेंट था गायत्री जी कि यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार ही शासन चलाना चाहिए, उसी को रिफॉर्म्स करने चाहिए। इसका मतलब अगर आप नहीं हटेंगे खुद से, आपको पटक दिया जाएगा आर्मी के द्वारा, जो आपके पूर्वजों के साथ वेस्ट पाकिस्तान में होते आया है। राइट। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है ना कि इनके जो आर्मी हेड है वो रशिया गए हुए थे, ये यूएसए गए हुए थे, फ्रांस में मैक्रॉन ने इनसे मिलने से मना कर दिया, और दूसरी तरफ खालिदा जिया लंदन से लौट आई हैं। मुझे पीछे भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि खालिदा जिया वाज इन टच विद शेख हसीना, बिकॉज दोनों महिलाओं को ये लगने लग गया था कि यार ये दो बिल्लियों की लड़ाई में ये बंदर तो हीरो बन के बैठ गया। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज वर्किंग आउट, बिकॉज ही डजंट वांट एनी ऑफ दीज टू लीडर्स टू कम। वो खुद रूल करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हैं। तो वो दोनों को ही हजम नहीं होगा, क्योंकि दोनों सत्ता से बाहर हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो ये भी था कि बैक चैनल टॉक्स में खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों एक दूसरे से टच में थी रेगुलरली, कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ उसका फायदा तो मोहम्मद यूनिस उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खालिदा जिया, नो मैटर हाउ बैड शी वाज, बट शी नेवर वेंट टू यूएसए टू गिव एनी ऑफ द लैंड ऑफ बांग्लादेश। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन वाज, इवन शेख हसीना डिड नॉट वेंट इनटू चाइना's लैप। दोनों के ऊपर प्रेशर बहुत था, यूएस से भी प्रेशर रहा है, चाइना से भी प्रेशर है, और भारत से भी प्रेशर है, बट दोनों ने अपना ग्राउंड होल्ड करके रह गए। हाँ, दोनों में डिफरेंस ये था कि शेख हसीना थोड़ी प्रो भारत थी, माइनॉरिटीज के, ऐसा लिए नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रही थी, बट शी वाज स्टिल बेटर देन खालिदा जिया। एंड खालिदा जिया एंटी भारत थी, बट ऐसा भी नहीं है कि शी वेंट एंड जाकर ये बोला कि भैया सेवन सिस्टर्स तोड़ दो, आप आके यहाँ पे बेस बना लो। इस इतने एक्सट्रीम में वो दोनों भी नहीं गई थी, तो दोनों को अब हजम भी नहीं हो रहा इस वक्त। बट सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया था, वो डेवलपमेंट था कि इनके इनके डिफेंस के टॉप लोगों का पहुंच जाना रशिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स था। और कल जो उनका बयान आया वो उसकी मीनिंग्स बहुत ज्यादा है, मायने बहुत ज्यादा थे। मनीष, वुड यू लाइक टू एक्सपैंड ऑन दैट? जी। बिल्कुल। सो इसमें एक एक एंगल अब इसमें गायत्री जी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आर्मी क्या करना चाह रही है वहां पे, क्योंकि अभी भी पूरे विश्व भर में दो ही ध्रुव है। अगर आप जब आर्म एस्टेब्लिशमेंट्स को देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा ध्रुव है यूएस एंड यूएस लेड वेस्ट अलायंस, और दूसरा उसमें साइड है यूएस, आई मीन यूएसएसआर, जो कि अभी रसिया है बेसिकली। चाइना इज ट्राइंग टू कम अप, बट स्टिल वो उस टाइप का भी उसका वर्चस्व नहीं है अभी जिस तरीके का अभी भी रसिया का है आर्म्स मार्केट एंड इसमें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनुस का जो अलाइनमेंट, यूनुस का अलाइनमेंट वो हमेशा वैसा रहा है कि जो गहरा राज्य का जो काम करने का तरीका है, जहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे यूएसए और फिर उसके सारे बैठे हुए हैं एजेंट्स अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो भाग भाग के, वो हमेशा भाग के चले जाते हैं उठ के फ्रांस, कि वहां पे क्या मेरे लिए ऑर्डर आया हुआ है। अभी ये है कि जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से देशों के बीच में, नॉट जस्ट भारत पाकिस्तान, जो बाहर के जो मतलब बड़े देश हैं सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, उसके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट किया है, उसके बीच में एक लॉयल्टी का गेम चालू हो गया है। अगर वहां पे मोहम्मद यूनुस दोनों तरीके से, कि मैं इधर चाइना के साथ भी खड़ा हूं क्योंकि चाइना का हथियार पाकिस्तान यूज किया है और भारत जो है फ्रेंच मेड वेपन्स यूज किया, और मैं फिर फ्रांस में भी जाऊंगा, तो ऐसा आपका खेल इस तरीके के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में छोटे प्यादे सबसे पहले शहीद होते हैं, वही हालत मोहम्मद यूनुस का यहाँ पे होने वाला है। दूसरा चीज, मोहम्मद यूनुस का स्टेटमेंट आता है कि जो मैं करना चाह रहा हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, और सेम डे स्टेटमेंट आता है वहां के आर्मी चीफ का कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही बांग्लादेश को चलाना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही, अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पे फिर आर्मी को स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो चीज इंश्योर हो। ये दो स्टेटमेंट एक ही दिन में आना, जो आपने इस स्टार्ट में कहा था कि क्या मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर चुके हैं, आंसर है बहुत हाई चांस विथ 90% कॉन्फिडेंस, यस। क्या उस न्यूज को छुपाया जा रहा है, उसका भी आंसर है यस, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश का जो अभी परिस्थिति है और जो उसका जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और मतलब घर के अंदर का उसका सिचुएशन है, उसमें इट विल कम अंडर ट्रमेंडस प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, जो भी हो। और वहां पर कैसे बांग्लादेश को समहाउ स्थिर रखते हुए उसको निकाला जाए उस सिचुएशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
खालिदा जिया और शेख हसीना का भी तभी तक वहां पे गायत्री जी वर्चस्व है जब तक वहां इलेक्शन होता है और लोग वोट करते हैं, चाहे उसमें से जो भी जीते। अगर वो नहीं होगा तो वहां पे, क्योंकि इनके बगल में इतिहास है कि म्यांमार का इतिहास है, वहां पे मिलिट्री जनता का जो रूल चल रहा है, पाकिस्तान का वो हिस्ट्री रह चुका है। और एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिस सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर इतना हो हल्ला हंगामा हुआ, शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, वो सेंट मार्टिन आइलैंड पे अमेरिकी सेना और बांग्लादेशी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। और शायद अमेरिकी सेना को जाते जाते मोहम्मद यूनुस ने वो अप्रूवल भी दे दिया है कि तुम यहाँ पे बेस बना सकते हो। और सिंस ये काम पूरा हो गया है तो यूएस का भी मोहम्मद यूनुस के सर से हाथ हट जाएगा भी, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो हो चुका है। एंड चाइना और जो बाकी देश हैं जो इसके आगे पीछे लगे हुए हैं, चाइना इज एन प्योर, वो जो होता है ना कॉलोनियल माइंडसेट में कि ऐसे छोटे छोटे देशों को कैसे उपनिवेश बनाया जाए, वहां पे कोई भी सरकार रहेगी, हो सकता है कोई उसके थोड़ा फेवरेबल हो सकता है शेख हसीना जैसा सरकार उसमें थोड़ा अगेंस्ट में हो, वो उस चीज को वो बस प्ले करेगा। चाइना गिव अ डैम अबाउट कि वहां पे मोहम्मद यूनुस है या नहीं है। एंड ये सिंस ये काम पूरा हो चुका है, नो मोहम्मद यूनुस, वो अभी और नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ही विल लीव बांग्लादेश परमानेंटली एंड ही विल सेटल इन आइदर इन यूएस और या किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के, जो कि टिपिकल वर्किंग स्टाइल है पाकिस्तानी कंट्रोवर्शियल जनरल्स का। करेक्ट। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जब किसी देश का हेड, देश का नेता पंगा लेता है और वो डूब जाता है। लेट्स हैव अ लुक, वी हैव हैड प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स इन द पास्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। हम स्टार्ट करते हैं मलेशिया के ऑन द स्क्रीन, मलेशिया के जनाब आली इन्होंने 2019 में सिटीजनशिप इंडिया सीए एक्ट के ऊपर बहुत बवाल मचाया था। 2020 तक आते आते ये बाहर का रास्ता देख चुके थे। मलेशियन पाम ऑयल एक्सपोर्ट को हमने बंद कर दिया था, जिसके बाद इनके ऊपर बहुत प्रेशर आया था। और जो नई सरकार उसके बाद आई, उन्होंने महतासीर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हिज नेम इज, उन्होंने इनको बैकग्राउंड में बिठाकर रख दिया था। कनाडा हमारे सामने है, हमने इसको बहुत अच्छे से कवर भी किया है। अब इनके पॉलिटिक्स में वापस आने के चांसेस बहुत डिम लग रहे हैं, लगता नहीं है कि वापस आएंगे। टर्की अभी बहुत बड़े खलीफा बने घूम रहे हैं, पर इनके होम टाउन के अंदर, लेट मी टेल यू, ही इज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। आज की न्यूज है कि टर्की के अंदर रिसेशन इज गोइंग टू हिट एनी टाइम सून। $300 मिलियन का सीधे सीधे भारतीयों ने इनको झटका दिया बाय कैंसिलिंग जस्ट देयर टिकट्स। और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, जो एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मार्बल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेनी अदर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर गेटिंग कैंसल्ड वन आफ्टर द अदर। ऐसा लग रहा है कि टर्की के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। चाइना, चाइना में किसी भी वक्त कू हो सकता है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अगेंस्ट में। क्योंकि जब से इन्होंने अपने आसपास के, क्योंकि इनके नाम बहुत डिफिकल्ट से होते हैं, लोगों को भी समझ नहीं आते, इसलिए आई एम स्किपिंग द नेम्स, बट इन्होंने अपने आसपास के मेजर लोगों को खत्म करवाने की कोशिश की। अभी रिसेंटली पॉलिट ब्यूरो की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी, जहां इनको इनवाइट ही नहीं किया, एंड ही डिड नॉट इवन रीच द प्लेस। ही इज ऑल्सो, और जो इकोनॉमिक प्रेशर है इस वक्त चाइना के अंदर, वो बॉइलिंग है, सिमरिंग डिसकंटेंट जिसको हम बोलते हैं, बॉइल अप हो रहा है। किसी भी वक्त या तो इनको मार दिया जाएगा या इनको किसी घर में कैद करके सत्या हत्या ली जाएगी। मालदीव्स बहुत एंड के, बहुत अकड़ से नाच रहे थे, फिर भागते भागते पैसों के लिए भारत ही आए हैं। बॉयकॉट इंडिया इन्होंने चलवाया था, बॉयकॉट मालदीव्स हमने चलवाया था। और उसके बाद में ये घुटनों के बल रेंगते हुए वापस भारत की तरफ आए हैं। अजरबैजान, आर्मीनिया को वेपन्स देने का काम शुरू हो चुका है, ब्रह्मोस की बात ऑलरेडी चल रही है, एंड लॉट ऑफ अदर वेपन्स एंड डिफेंस की डील्स साइन होने वाली हैं। दिस इज नॉट जस्ट इट, नेपाल में भी हमने देखा क्या चल रहा है, हमने देखा श्रीलंका में भी क्या चल रहा है। श्रीलंका वाज ट्राइंग टू गो टू चाइना, बट देन इवेंचुअली दे डिसाइडेड कि नहीं, हमारा सबसे स्टेबल और स्ट्रैटेजिक पार्टनर इज भारत, एंड दे साइडेड विद भारत। सिमिलरली विद नेपाल ऑल्सो, नेपाल में भी एंटी भारत प्रो चाइना सरकार बैठी हुई, वहां पर भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि भारत से जो पंगा लेता है वो आजकल निकल नहीं पाता है। हमारी जो राजनीति है, हमारा जो जियो पॉलिटिकल तरीका है, वो बहुत धीमे और बहुत महीन पीसा जाता है। वी हैव ह्यूज एडवांटेजेस, स्पेशली सिटिंग ऑन द इंडियन ओशन। अगर मैं कहूँ, हमारी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पावर है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उससे बचकर निकल पाना आसान नहीं है। एंड प्लस हम लोग वो है ना, लाइक डोंट पोक द बेयर कहते हैं,
भारत की जनता बड़ी पेशेंट वाली है, बहुत आराम से रहती है, बहुत चिल्ड आउट रहती है। वैसे ही रोजी-रोटी में इतने बिज़ी रहते हैं, सुबह से शाम तक। उसके बाद मार पड़ती है तो कभी गर्मी मार देती है, कभी सर्दी मार देती है। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझे रहते हैं, तो राजनीति को बहुत धीरे-धीरे लेते हैं। पर एक बार अगर सर पे चढ़ गई, तो फिर नुकसान करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, जिस तरीके से टर्की का बॉयकॉट हो रहा है, हमने वो देखा है। मालदीव्स के अगेंस्ट में कैंपेन देखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे रहे हैं एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। रिमेंबर, यू आर वेकिंग अप द लायन। बब्बर शेर को आप जगा रहे हो जी। तो सबक तो सीखना ही है। और रही यूनिस की बात, यूनिस तो रेड लाइंस बहुत पहले ही क्रॉस कर गए थे, लक्ष्मण रेखा बहुत पहले ही क्रॉस कर गए थे। इनके अगर मैं 25% इनके जो माइक्रो फाइनेंस की बात करूं, आप जेएनयू की, नॉट जेएनयू सॉरी, इग्नू की कुछ एक बुक्स हैं जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई जाती है, माइक्रो फाइनेंसिंग का एक डेडिकेटेड चैप्टर है। इवन इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर इनके माइक्रो फाइनेंसेस की जो बारीकियां अगर किसी को समझनी है तो प्लीज जाकर वहां समझे, बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड ये माइक्रो फाइनेंसेस कर नहीं रहे थे, ये गरीबों का खून चूस रहे थे। एंड द पर बिल गेट्स, हिलेरी क्लिंटन, इन जैसे बड़े बड़े लोगों को ये चंदा देते थे इलेक्शंस के लिए, इसलिए उनकी ये आंखों का तारा बन गए थे। बट ऐसा है ना, बहुत आप सच्चाई, झूठ कितना भी तेजी से भागे, सच्चाई एक दिन पकड़ ही लेती है। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज गो अहेड एंड शेयर द वीडियो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।